These are the properties of SL equations या SL problems. So eigen functions belonging to two different eigen values are orthogonal with respect to weight function R. हमने बोला था कि जो एक कांस्टेंट था P, Q और R वाला जो कांस्टेंट था वो बाज़ दफ़ा एक्स डिपेंडेंट कांस्टेंट भी हो सकता है. ये जो कांस्टेंट था तो ये इसके रिस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं कि आइजन फंक्शंस बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट आइजन वैल्यूज़. आइजन वैल्यूज़ को जो हम देख रहे थे कि लेमडा को हमने आइजन वैल्यूज़ बोला था, तो वो अगर दो अलग अलग आइजन वैल्यूज़ हैं हमारे पास, लेमडा 1 है और लेमडा 2 है, तो उसके कॉरस्पॉन्ड डेफिनेटली आइजन फंक्शंस भी दो अलग अलग ही होंगे. तो वो ये कह रहा है कि ये जो आइजन फंक्शंस आएंगे ये ऑर्थोगोनल होंगे दोनों. किस रिस्पेक्ट से? वेट फंक्शन आर के रिस्पेक्ट से. ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है, इसको हमने प्रूव करना है. तो इसका प्रूफ देखते हैं, लेकिन इससे पहले ये देखें कि आइजन वैल्यूज़ ऑफ एस एल प्रॉब्लम्स आर रियल. ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इसका भी प्रूफ देखेंगे. तो इन दोनों के प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं. तो पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रूफ नंबर 1 उसको नाम दे रहे हैं. उसकी स्टेटमेंट हमने पहले भी बोली थी. फिर से देख लें कि एनी टू आइजन फंक्शंस, हम उनके अब नाम रख रहे हैं. पहले उसमें तो हमने एक फंक्शन कॉमन लिया हुआ था, उसको हम वाई एक्स का नाम दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम उसको नाम दे रहे हैं यू एम एक्स. तो एनी टू आइजन फंक्शंस यू एम एक्स एंड यू एन एक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज लैम्डा एम एंड लैम्डा एन. यानी यू एम एक्स के कॉरिस्पॉन्ड आइजन वैल्यू लैम्डा एम होगी और यू एन एक्स के कॉरिस्पॉन्ड आइजन वैल्यू लैम्डा एन होगी. दे आर ऑर्थोगोनल ओवर द इंटरवल ए बी. हमें ये प्रूव करना है कि दे आर ऑर्थोगोनल in the interval AB relative to weight function Rx. मैथमेटिकली इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये इंटरवल था हमारा A to B. तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाते हैं कि इस इंटरवल के अंदर इसका जो प्रोडक्ट है वो अगर 0 के बराबर आता है तो इट मीन्स दे आर ऑर्थोगोनल. सो यू एम एक्स इंटू यू एन एक्स इंटू आर एक्स, ये विद रिस्पेक्ट टू आर एक्स हम इसको देख रहे हैं, इंटू डी एक्स दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 0. उसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखा गया है. अब ये जो कंडीशन है, ये स्टर्म लेवल जो इक्वेशन थी उसकी कंडीशन थी, इसलिए हम लिख देते हैं कि इट इज़ ट्रू फॉर द स्टर्म लेवल इक्वेशन. तो देखें, हम ये सारी जो कंडीशन है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रूव करने जा रहे थे किसके लिए? स्टर्म लेवल इक्वेशन. कौन सी स्टर्म लेवल इक्वेशन? ये हम पहले ही राइट कर चुके थे, और इसकी ये बाउंड्री कंडीशन है विद बाउंड्री कंडीशंस. स्टर्म लेवल इक्वेशन क्या थी? डी बाई डी एक्स इंटू पी एक्स डी यू बाई डी एक्स. अब हमने फंक्शन वाई एक्स की जगह पे यू रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे प्रूफ के अंदर इस फंक्शन का नाम यू रख रहे हैं. तो दीज आर टू डिफरेंट आइजन वैल्यूज़ फंक्शन यू एम एक्स एंड यू एन एक्स. तो लेकिन यहाँ पे हम उसको एक ही फंक्शन यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये आ जाएगा प्लस क्यू एक्स इंटू यू एक्स प्लस लेमडा इंटू आर एक्स यू एक्स. तो जस्ट वी हैव रिप्लेस वाई एक्स विद द यू एक्स, क्योंकि हम प्रूफ के अंदर उसको u के फॉर्म में लिख चुके हैं. तो विद बाउंड्री कंडीशंस, इसकी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, डेफिनेटली हमें किसी भी आइजन सेट ऑफ फंक्शंस के अंदर बाउंड्री कंडीशंस ज़रूरी होती हैं. ये बाउंड्री कंडीशंस होंगी a और b के इंटरवल में, अल्फ़ा 1 इंटू यू ए प्लस अल्फ़ा 2 इंटू यू डैश ए इक्वल टू 0. तो b1 u इंटू बी प्लस बीटा 2 डैश u डैश b इज इक्वल टू 0. ये अल्फ़ा और बीटा जो है यहाँ पे डिफरेंट कांस्टेंट्स के तौर पे आएंगे. तो अब हमने इसकी एक राइटिंग लिख ली है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. हमने मतलब ये एक स्केच बना लिया है कि हम इस चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं. तो इसलिए हम एज्यूम करेंगे दो डिफरेंट आइजन फंक्शंस विद यू एम एक्स एंड यू एन एक्स विद डिफरेंट आइजन वैल्यूज़ लैम्डा एम एंड लैम्डा एन. तो उसको लेके आगे बढ़ते हैं. सो हम फिर से एज्यूम करते हैं कि कंसिडर टू आइजन फंक्शन यू एम एक्स एंड यू एन एक्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज लैम्डा एम एंड लैम्डा एन रिस्पेक्टिवली, विच आर द सॉल्यूशंस ऑफ एस एल इक्वेशन. तो यू एम एक्स और यू एन एक्स दोनों सॉल्यूशंस हैं किसके? एस एल इक्वेशन के, और उसके कॉरिस्पॉन्ड जो हमारे पास डिफरेंट आइजन वैल्यूज़ आएंगी वो लैम्डा एम और लैम्डा एन होंगी. तो इसके दोनों के हम अगर इक्वेशन लिखते हैं, दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, तो वो हमारे पास आएगी डी बाई डी एक्स. सो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन
will be considered by taking the umx function, and second we will write by taking the unx as a solution of the differential equation. तो ये फर्स्ट आ गई इक्वेशन और ये सेकंड आ गई. इसमें हमने सोल्यूशन जो लिया हुआ है वो umx लिया हुआ है, umx लिया हुआ है. umx और जो डिस्टेंट आइजन वैल्यू जो है वो उसको हमने लैम्डा m का नाम दिया था. और यहाँ पे हमने जो आइजन फंक्शन सेट किया है वो है unx, ये भी unx और ये भी unx, और इसके कॉरेस्पॉन्ड जो आइजन वैल्यू है उसको हमने लैम्डा n का नाम दिया है. अब देखें जिस तरह से हमने जनरल इक्वेशन जो थी उसके हमने लिखी थी बाउंड्री कंडीशंस, तो इस तरह से इक्वेशन ए की भी बाउंड्री कंडीशंस होंगी और इक्वेशन बी की भी बाउंड्री कंडीशंस होंगी. तो उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे कि हमने प्रूफ करना है कि ये लैम्डा umx और unx ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस हैं, आइजन फंक्शंस हैं. तो पहले हम इसकी बाउंड्री कंडीशंस लिखते हैं इक्वेशन ए की और इक्वेशन बी की. तो ये मैंने बाउंड्री कंडीशंस लिखी हैं. α1 UMA प्लस α2 इंटू UM डैश ए इज इक्वल टू 0, β1 UMB प्लस β2 UM डैश बी इज इक्वल टू 0. यानी एक हमने बाउंड्री वैल्यू ली है ए के साथ और दूसरी बी के साथ. ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन रही हैं बाउंड्री कंडीशंस की. और इसी तरह से अब हम इक्वेशन बी की जो है वो बाउंड्री कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे. वो भी बिल्कुल इसी तरह से आएंगी, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ α1 इंटू UNA प्लस α2 इंटू UN डैश ए इज इक्वल टू 0. और इसी तरह से आ जाएगी β1 सेकंड बाउंड्री कंडीशन बी के साथ UNB प्लस β2 इंटू UN डैश बी इज इक्वल टू 0. तो दैट इज़ दी सेट फॉर द इक्वेशन बी. ये इक्वेशन बी की बाउंड्री वैल्यूज़ हैं और ये इक्वेशन ए की बाउंड्री वैल्यूज़ हैं. ये बाउंड्री कंडीशंस हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में सब्स्टिट्यूशंस में जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे. तो हम फ़िलहाल इक्वेशन ए और इक्वेशन बी के ऊपर एक प्रोसेस करने लगे हैं कि इक्वेशन ए को हम unx से और इक्वेशन बी को हम umx से मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा फिर हम उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलो हम अब देखते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं. तो इक्वेशन ए को unx और इक्वेशन बी को umx से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इससे हमारे पास एक नई इक्वेशंस आ जाएंगी, इक्वेशन 1 और 2, वो देखते हैं. तो ये इक्वेशन ए थी, इसको पूरी इक्वेशन को unx से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा unx. बाकी सारी इक्वेशन आप लिखते हैं d/dx इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म के साथ, अब unx सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म के साथ. इसी तरह से ये सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन वी नेम इट विद इक्वेशन 1. नाउ वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन बी विद umx. सबसे पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें umx के साथ. ये हमने फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया umx को. अब सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ये हमने सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें. सो थर्ड टर्म के साथ भी हमने umx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और umx अब हर टर्म के अंदर अवेलेबल है. इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं. ये इक्वेशन 1 और 2 आ गई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो लैम्डा n माइनस लैम्डा m की फॉर्म में आएगा अगर आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. अब जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा, जो डिफरेंस आएगा उसको हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे. फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो देखें सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं unx की और बाद में हम लिख रहे हैं umx की. तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. ये फर्स्ट टर्म मैंने लिख दी, फिर माइनस डाला और फिर ये टर्म लिख दी. हाँ जी, तो सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं qx unx umx माइनस qx umx unx. तो दीज आर 100% सिमिलर, सो दे विल बी कैंसल आउट. तो रिमेनिंग टर्म जो हमारे पास बचेंगे उनको अब लिख लेते हैं. ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं सब्ट्रैक्शन में, तो इनको लिख लेते हैं.
तो इसमें पहले हम इक्वेशन 1 की टर्म लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर 1 माइनस 2 कर रहे हैं ना। तो पहले हम इक्वेशन 1 की टर्म लिख रहे हैं, यहाँ पे भी इक्वेशन 1 की पहली टर्म लिखी थी, फिर सेकंड इसकी लिखी थी। अब हम इसकी लिखते हैं, पहले फर्स्ट टर्म इसकी ये वाली, फिर माइनस ये। तो इसमें आर एक्स यू एन एक्स यू एम एक्स आर एक्स यू एन एक्स यू एम एक्स कामन है, तो यही डिफरेंस है इसका, तो इसको आप कामन के तौर पे लिख सकते हैं। ये देखें ये आ जाएगा, तो लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन, बाकी ये सारी चीज़ें कॉमन थी तो हमने इसको सेपरेट करके लिख दिया, तो दैट इज़ इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब हम ये जो राइट हैंड इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन की एक साइड पे और इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो देखिए हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। वी आर शिफ्टिंग दिस वैल्यू ऑन द सेकंड साइड, तो द साइंस विल बी इन्वर्स्ड। ये बन जाएगा माइनस लैम्डा एन था, ये प्लस तो हम ये जो अब रिज़ल्ट आया है, इसको साइड को हमने एक साइड पे शिफ्ट किया, तो इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे रहे हैं। अब हम इक्वेशन 3 की जो राइट हैंड साइड है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसका जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसको ऑपरेट करते हैं इस पर और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो वी आर सिंप्लीफाइंग द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 3। तो डेफिनेटली इसके ऊपर प्रोडक्ट फार्मूला लग रहा है, तो उसको उसके रिस्पेक्ट से हम ओपन करते हैं। तो ये फर्स्ट जो है उसको हम डेरिवेट कर रहे हैं, ये आ जाएगा पी एक्स डैश या पी डैश एक्स इंटू यू एम डैश एक्स, फिर हम पी एक्स को ऐसा रख लेते हैं और यू एम डबल डैश एक्स लगा देते हैं। ये हमने इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट किया प्रोडक्ट फार्मूले के हेल्प से, फिर आ जाएगा माइनस यू ऑफ एम एक्स, इसको भी ऑपरेट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी पी डैश एक्स इंटू यू एन डैश एक्स प्लस, अब हम पी एक्स को ऐसा रखते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव लेंगे सेकंड का, ये आएगा यू एन डबल डैश एक्स। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया राइट हैंड साइड का। अब हम ऐसा करते हैं कि पी एक्स डैश वाली टर्म्स और पी एक्स वाली जो टर्म्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। तो देखें पी एक्स डैश किसके साथ है, ये एक टर्म बन जाएगी, ये पी एक्स वाली एक टर्म है, इसी तरह से पी एक्स डैश वाली, तो इस तरह से हमारे पास पी एक्स डैश वाली भी 2 टर्म्स आ जाएंगी और पी एक्स वाली भी 2 टर्म्स आ जाएंगी। तो मैं लिखता हूँ उसको, तो पी डैश एक्स पहले लिखा, ये आ जाएगा पी डैश एक्स और ये बराबर आ जाएगा जी यू एम डैश एक्स, यू एम डैश एक्स इंटू यू एन एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये आ जाएगा यू एन एक्स। एक पी डैश एक्स वाली ये टर्म थी और दूसरी पी डैश एक्स वाली ये टर्म है, ये है माइनस यू एम एक्स, ये हमने लिख दिया जी माइनस यू एम एक्स इंटू यू एन डैश एक्स। तो जिन टर्म्स के अंदर पी डैश एक्स कामन था वो हमने लिखी पहले, तो ये आ गया। अब हम लिख रहे हैं प्लस पी एक्स किसके अंदर आ रहा है, ये वाली टर्म है, तो इसको लिखते हैं, ये आ जाएगा यू एम डबल डैश एक्स, ये वाली वैल्यू इसकी यू एम डबल डैश एक्स और इसके साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, ये आ जाएगी यू एन एक्स। फिर देखें हम दोबारा से पी एक्स वाली ये टर्म है, ये आ जाएगी माइनस के साथ, ये माइनस है यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, ये आ जाएगा यू एन डबल डैश एक्स, ये जो पहले लिखा हुआ है इसके साथ, और ये बाहर से इसके मल्टीप्लाई हुआ था, ये आ जाएगा यू एम एक्स। तो हमने इसको रीअरेंज किया इस अंदाज से। अब ज़रा आप गौर करें तो हमारे पास ये एक डेरिवेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव ये इसमें से एक फर्स्ट फंक्शन इसको रिगार्ड कर लें, ये जैसे कि ये फर्स्ट फंक्शन है, तो इट विल बिकम डेरिवेटिव ऑफ वैल्यूज़ पी एक्स, एक फंक्शन आ गया, रिमेनिंग ये इनमें से एक जो फंक्शन है उसको हम सेकंड फंक्शन के तौर पे ले सकते हैं, यानी यू एम डैश एक्स इंटू यू एन एक्स माइनस यू एन डैश एक्स इंटू यू एम एक्स। तो ये देखें ये हमारे पास इसी चीज़ को हम इस अंदाज से लिख देते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इसका डिफरेंशियल ऑपरेट करें इस पर,
डिफरेंशियल ऑपरेट करने के बाद आपके पास यही रिज़ल्ट दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको एक डेरिवेटिव के तौर पे लिख लिया है। तो ऐसा करने से हमने जो राइट हैंड साइड थी उसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं इक्वेशन 3 की। तो हम लिखते हैं अब सो नो इक्वेशन 3 बिकम्स इक्वेशन 3 बिकम्स इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, उसकी जगह पे इस सारे फैक्टर की जगह पे हम ये फैक्टर डाल देते हैं, ये वाला लेफ़्ट साइड उसी तरह से हमने इसकी लिख दी। तो इक्वेशन 3 की ये नेक्स्ट फॉर्म आ गई। हमने उसको दोबारा से जब रीराइट किया तो ये हमने इसको इक्वेशन 3 को राइट हैंड साइड को एक्सपेंड किया और उसको उसकी जगह पे ये लिख दिया, लेफ़्ट साइड उसी तरह से लिख दिया। अब हम इक्वेशन 3 को ये जो रिज़ल्ट आया सॉरी इस रिज़ल्ट को इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइडों पे विद फ्राम लिमिट a टू b। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फ्राम a टू b। सो हमने लेफ़्ट साइड को इंटीग्रेट किया जब, तो हमने इसका ये सिंबल डाल दिया a टू b, हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और ये हमारे पास बराबर आएगा। राइट साइड को जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आने वाला है। ये रिज़ल्ट लिख देते हैं, ये आ जाएगा, सारा रिज़ल्ट यही आ जाएगा। इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा px। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेशन में डेरिवेशन और इंटीग्रेशन कैंसिल होने के बाद ये हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी a टू b। तो अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखें क्या रिज़ल्ट आता है। सो लेफ़्ट साइड हम ऐसा लिख रहे हैं और लिमिट्स अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट जहाँ पे भी हमें x नज़र आ रहा है हम वहाँ पे b पुट कर देते हैं और जहाँ पे भी हमें फिर x नज़र आएगा वहाँ पे a पुट कर देंगे और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमने लगा दिया, x की जगह पे p b, आ जाएगा um डैश b u n b माइनस un डैश b इंटू um b। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अपर लिमिट हमने अप्लाई की, फिर माइनस लगाते हैं। अब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे इसी तरह से, ये आ जाएगा फिर से पी एफ ए इंटू यू एम डैश ए माइनस यू एम डैश ए इंटू यू एन ए माइनस यू एन डैश ए इंटू यू एम ए। ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के साथ लिख दिया। अब हम ज़रा देखते हैं वापस, हमने इक्वेशन 1 और 2 में बाउंड्री कंडीशंस लिखी थी, तो बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम बाउंड्री कंडीशंस। हाँ जी, तो वो बाउंड्री कंडीशंस क्या थी, वो था वहाँ से हमने यू एम डैश ए की वैल्यू निकाली और वो बराबर आएगी माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 इंटू यू एम ए। और अगर हम वैल्यू निकालते हैं यू एम डैश बी की तो वो बराबर आएगी यू एम डैश बी विल बी इक्विवेलेंट टू माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2 इंटू यू एम बी। इसी तरह से हम वैल्यू निकालेंगे यू एन डैश ए की, वो आ जाएगा यू एन डैश ए इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 इंटू यू एन ए। और इसी तरह से फिर हम वैल्यू निकालेंगे यू एन डैश बी की, तो यू एन डैश विल बी इक्विवेलेंट टू माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2 इंटू यू एन बी। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनकी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जिधर भी हमें यू एम डैश नज़र आ रहा है उसमें ये पुट करते हैं यू एम डैश बी की जगह पे। सो आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन वी आर गेटिंग द रिज़ल्ट। तो लेफ़्ट साइड तो हम ऐसा लिख देते हैं ना, उसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये आ जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी इंटू लेमडा एन माइनस लेमडा एम इंटू आर एक्स। हम आर एक्स को एंड पे लिख देते हैं क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट समझा जा रहा है। ये आ जाएगा यू एन एक्स इंटू यू एम एक्स इंटू आर एक्स। ये वेट फंक्शन था, इसके रिस्पेक्ट से हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे लेफ़्ट साइड को। तो इज़ इक्वल टू, अब इसके अंदर वैल्यूज़ लगाएं, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी पी एफ बी उसी तरह से। तो ये यू एम डैश बी की जगह पे, ये यू एम डैश बी की जगह पे माइनस बीटा 1 ओवर बीटा 2 बीटा 1 ओवर बीटा 2 इंटू यू एम बी। फिर नेक्स्ट यू एन बी उसी तरह से,
फिर प्लस यू एन डैश बी की जगह पे, यू एन डैश बी की जगह पे फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा बीटा 1 बाई बीटा 2 इंटू यू एन बी इंटू यू एम बी। ये हमने वैल्यूज़ लगाई और फिर अब माइनस लगाते हैं, ये माइनस उसी तरह से लगा दिया माइनस। अब पी एफ ए उसी तरह से ये हमने अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें यू एम डैश ए की, यू एम डैश ए माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 आएगा, अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 इंटू यू एम ए, और ये यू एन ए पहले लिखा हुआ है, इसको यू एन ए लिख दें। फिर आगे देखें, माइनस यू एन डैश ए की वैल्यू, और यू एन डैश ए की वैल्यू है माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 इंटू यू एन ए इंटू यू एम ए। ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। अब देखें इसमें कैंसिलेशन हो रही है इजीली, ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है, यू एम बी यू एम बी यू एन बी, यहाँ पे भी यू एन बी है, माइनस बीटा 1 प्लस बीटा ओवर बीटा 2 है, ये प्लस बीटा 1 और बीटा 2 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये देखें, ये है हमारे पास यू एन ए यू एम ए, ये भी है यू एन ए यू एम ए, और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 है, यहाँ पे प्लस अल्फ़ा 1 ओवर अल्फ़ा 2 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो दिस होल रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तो ये जो हम रिज़ल्ट सॉल्व कर रहे थे उसकी राइट साइड 0 के इक्विवेलेंट है। अब हम लेफ़्ट साइड को देखते हैं, तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रल है वो 0 के इक्विवेलेंट है। तो दिस होल साइड इज बिकम्स इक्वल टू 0, वी विल राइट a टू b लैम्डा n माइनस लैम्डा m इंटू यू एन एक्स इंटू यू एम एक्स इंटू आर एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है क्योंकि लैम्डा n और लैम्डा m जो है वो 2 आइजन वैल्यूज़ थी, और आइजन वैल्यूज़ जो हैं वो डेफिनेटली अदर देन 0 होती हैं, यानी 0 वैल्यू इसमें जो है वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि ये 0 भी नहीं है और फिर ये इक्वल भी नहीं है, यानी लैम्डा n जो है नॉट इक्वल टू लैम्डा m है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ थी, दो अलग अलग वैल्यूज़ थी, डिफरेंट वैल्यूज़ थी, और 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये इंडिविजुअली भी 0 माइनस 0 नहीं आ सकता, और अगर ये बराबर भी नहीं हो सकती, इसका मतलब इसमें ये जो फैक्टर है लैम्डा n इंटू माइनस लैम्डा m, इसको चले हम सेपरेट लिख सकते हैं कांस्टेंट के तौर पे। ये जो फैक्टर है कांस्टेंट का लैम्डा n माइनस लैम्डा m, ये किसी भी सूरत ना तो सेम है, बराबर भी नहीं है, और ये 0 के इक्विवेलेंट भी नहीं है। इसका मतलब तो फिर 0 के इक्विवेलेंट में क्या आएगा, ये अगर वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली फिर 0 के इक्विवेलेंट में ये इंटीग्रल का कंटेंट होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। कौन सी वाली, a टू b इंटीग्रल यू एन एक्स इंटू यू एम एक्स इंटू आर एक्स, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। अब देखें ज़रा इससे हमें क्या पता चल रहा है। हमने बोला था कि यू एम एक्स और यू एन एक्स जो हैं ये 2 आइजन फंक्शंस हैं स्टर्म लेवल इक्वेशन में, और इसकी डिफरेंट आइजन वैल्यूज़ हैं लैम्डा m और लैम्डा n। हमने ये प्रूव करना था कि ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस बनाते हैं, तो डेफिनेटली देखें ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस ही बना रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी को फुलफ़िल कर रहे हैं कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं इस इंटरवल में तो ये बराबर आ रहा है 0 के। तो वी विल राइट द रिज़ल्ट, so that is the result, 2 eigenfunctions of SL equations with different eigen values form an orthogonal set over the interval AB। ये हमने प्रूव करना था।